नमस्कार, 7 PM न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। एक कहावत है, वो चिल्लाते रहे और हम दम दिखाते रहे। दरअसल ये कहावत इन दिनों मोदी सरकार पर पूरी फिट बैठ रही है। नोटबंदी को लेकर लगातार विपक्ष हो हल्ला कर रहा है, तमाम तरीके से जनता की परेशानियों को ढाल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। लेकिन भाई ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक ने सब कुछ जानते और समझते हुए पूरी तरीके से मोदी सरकार का समर्थन किया है। नोटबंदी के फैसले पर लगातार मिल रही सफलता से आत्मविश्वास से लबरेज पीएम मोदी अब काले धन पर नकेल कसने की मुहिम को और ज्यादा धार देने की कोशिश में जुट गए हैं। अपनी ही पार्टी के सांसदों और विधायकों से उन्होंने सीधे तौर पर अपील की है कि उनकी संपत्ति का ब्यौरा अब वो सामने रखेंगे और उसे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को सौंप दिया जाएगा। ऐसा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक पार्टियों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो भी अपने सांसदों और विधायकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने को कहें। राजनीति को साफ सुथरा बनाने की प्रधानमंत्री की इस मुहिम को तभी पंख लगेंगे जब वो अपने घर से ही उसकी शुरुआत करेंगे। पार्टी सांसदों और विधायकों से मांगा गया ब्यौरा इस बात की तस्दीक करता है कि प्रधानमंत्री ऐसा करें भी क्यों ना करें ऐसा, क्योंकि जन समर्थन के अतिरिक्त उन्हें महाराष्ट्र और गुजरात की जनता का मिजाज भी समझ में आ गया है। उनके मिजाज ने ही प्रेरित किया है प्रधानमंत्री को। इन दोनों ही राज्यों के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को भारी सफलता मिली और इससे न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि पूरी भाजपा गदगद है। दक्षिण गुजरात में नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, कुछ सौराष्ट्र में तहसील पंचायत के, तालुक पंचायत के चुनाव हुए, उत्तर गुजरात में जिला परिषद के उपचुनाव हुए। यहाँ तो स्थिति देखने लायक है। 125 सदस्यों का जगह चुनाव हुए गुजरात में अभी 8 नवंबर के बाद। बीजेपी के उसमें 125 में 64 थी सीटें, अब बढ़ गई और 109 हो गई। और कांग्रेस की पहले 52 सीटें थी, वो घटकर 17 रह गई। अब तो समझ लो यारो, अब तो समझो जनता का रुझान। और हमें पूरा विश्वास है जो भी आने वाले चुनाव होंगे आपने भी यही देखोगे। काला धन नाम की दीमक को भारत की जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रधानमंत्री ने 500,000 के नोट अमान्य घोषित कर दिए थे। पीएम के इस फैसले के बाद विपक्षी पार्टियों में हड़कंप मच गया था। विपक्षी पार्टियां पीएम के इस फैसले को जनता विरोधी बता रही थी। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में हुए नगर परिषद चुनावों के परिणामों ने साफ कर दिया है कि जनता ने प्रधानमंत्री के मास्टर स्ट्रोक को सराहा है। गुजरात में जिला पंचायत, तहसील पंचायत और नगर पालिका की 125 सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजों में बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिली है। चुनावों से पहले बीजेपी के खाते में 125 में से 64 सीटें ही थी। चुनावों से पहले कांग्रेस की करीब 52 सीटें थी, जो कि घटकर 16 के करीब रह गई हैं। कांग्रेस के युवराज नोटबंदी को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन जनता ने राहुल के मुंह पर तमाचा जड़ा है, जो कि गुजरात के नतीजों से साफ हो गया है। गुजरात में 125 सीटों का चुनाव था। गुजरात के अलग अलग विस्तार में भी चुनाव था। सौराष्ट्र में भी था, उत्तर गुजरात में भी था, दक्षिण गुजरात में भी था, ट्राइबल में भी था, मुस्लिम क्षेत्र में भी था, नॉन गुजराती क्षेत्र में भी था, पाटीदार क्षेत्र में भी था। तो उसमें 125 में से 109 सीट भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त किया है। एक बड़ा विजय है। और दोनों कांग्रेस ने पिछले 15 दिनों में बहुत सारे कार्यक्रम किए, जन आक्रोश के नाम पर कार्यक्रम किए, लेकिन ये जन आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ था। वो नतीजे के बाद उनको पता चल गया है वो उनके खिलाफ था। और जन समर्थन मोदी जी के साथ है, ये उससे फलित होता है। गौरतलब है कि नोटबंदी के फैसले के बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी होगी।
लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात के नतीजों से सारे अनुमान गलत साबित हो गए हैं। दरअसल नोटबंदी को लेकर विपक्ष का आरोप है कि विमुद्रीकरण से जनता को खासी दिक्कत हो रही है और जनता चुनावों में बीजेपी को सबक सिखाएगी। महाराष्ट्र नगर परिषद में भी बीजेपी ने अपना कमल खिलाया है। महाराष्ट्र में 2501 सीटों पर चुनाव हुए थे। सबसे ज्यादा बीजेपी ने 610 सीटों पर कब्जा कर लिया है। एनसीपी को महाराष्ट्र में 482 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस ने 408 और शिवसेना ने 402 सीटों पर जीत दर्ज की है। देखो, ऐसा है, महाराष्ट्र में बीजेपी की अपनी सरकार है और खास तौर से ये शहरी चुनाव है और ये सबको मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर खास तौर से तो शहरों में जो बीजेपी का जो बेस वोट है, जो वैश्य समाज है, वो ज़्यादातर शहरों में रहता है। तो इसलिए कोई इसको बोले कि इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, मैं समझती हूँ ये सही नहीं है। जब आगे 5 राज्यों का चुनाव होगा और सन 2019 में लोकसभा का आम चुनाव होगा तो तब मालूम पड़ेगा कि इसके फैसले का कितना असर हुआ और देश की जनता ने उनको कितनी सजा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों को अपने बैंक खातों का सारा ब्यौरा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को देने का निर्देश दिया है। विपक्ष लगातार पीएम पर अपनी पार्टी के विधायकों को बचाने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन पीएम के इस फैसले के बाद विपक्ष के मुंह पर उल्टा तमाचा लगा है। 1 जनवरी को सभी विधायकों और सांसदों को खातों का विवरण जमा कराना होगा। नोटबंदी के फैसले के बाद प्रधानमंत्री ने ये दिशा निर्देश दिए हैं। 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच अकाउंट स्टेटमेंट अमित शाह को सौंपने होंगे। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में लिया गया है फैसला। नोटबंदी के बाद अब तक बैंकों में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हो चुकी है। प्रधानमंत्री के इस फैसले से एक बात तो साफ हो गई है कि अगर कोई देश का पैसा चुराने की कोशिश करेगा तो उसे सरकारी फंदे से कोई नहीं बचा सकता, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या देश के किसी भी सर्वोच्च पद पर बैठा हो। प्रधानमंत्री के इस कदम की पूरा देश तारीफ कर रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि प्रधानमंत्री ने बीजेपी विधायकों पर नकेल कस विपक्षी पार्टियों को भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर किसी के भी पास काला धन है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी। तो कारवां तो चल पड़ा है, जनता के समर्थन के साथ ये कारवां निकल पड़ा है, लेकिन विडंबना ये है कि विपक्ष को ये कारवां नजर क्यों नहीं आ रहा है? कब तक सच्चाई नहीं स्वीकारेगा विपक्ष, ये भी एक सवाल है। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आज के मेहमानों से आपका वास्ता कराती हूँ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भोपाल से बीजेपी सांसद आलोक संजय जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस से पूर्व सांसद सत्याबेन जी इस पैनल का हिस्सा है, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और कांग्रेस से ही नेता जुड़ रहे हैं राजेश यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। कुछ ही पल में 2 और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहला कमेंट, शॉर्ट कमेंट सत्या जी से शुरुआत करते हैं। सत्या जी, तमाम तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अब तो महाराष्ट्र और गुजरात निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। अब तो मान लीजिए कि जनता का समर्थन किसके साथ है? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको समझना बड़ा मुश्किल है। देखिए जहाँ जहाँ की बातें कर रहे हैं, जहाँ की तस्वीरें बता रहे हैं, और जो लोकल बॉडी से स्थानीय निकायों के चुनाव हुए हैं, वहाँ पर चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर इनकी सरकारें हैं और इनकी सरकार में कुछ भी नतीजे अपने हिसाब से लगा। जनता के समर्थन का वोट के नतीजों से मतलब मुझे समझ में नहीं, देखिए मैनेज कर लिया जाता है और खासतौर से ये तो मास्टरमाइंड है इसमें, मैनेज करने में, वोटों को मैनेज करने में और नतीजों को मैनेज करने में भी ये मास्टरमाइंड है। तो इनके बारे में कहना कोई खास बात नहीं है, ऐसी गंभीर बात नहीं है, न सोचने की बात है। सोचने की सिर्फ ये है कि इनकी सरकारें वहाँ थी, इनकी सरकारें मतलब आप कह रहे हैं कि वोट को भी मैनेज कर दिया गया, वोटर्स का जो मूड है वो भी अभी आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है। आलोक संजय जी,
आप जिस तरीके से अब आरोप लग रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जीत पर जीत जो आ रही है वो विपक्ष के गले के नीचे नहीं उतर रही है। सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि पहली बार आपके यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज 11 वर्ष उन्होंने पूरे किए हैं। मुझे भोपाल होना था, लेकिन आज उस दृश्य का मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ बैठकर मैं बात कर रहा हूँ। मैं शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई देता हूँ। राजनीति में शुचिता का एक बहुत बड़ा प्रमाण वो भी है। पहले जैसे आदरणीय सत्या जी कह रही हैं कि इनकी सरकारें हैं, तो पहले तो वहाँ कांग्रेस की ही सरकारें हुआ करती थी ना, पहले तो वहाँ भाजपा की सरकार नहीं थी। लेकिन राजनीति में शुचिता नहीं थी, इस कारण जनता ने हमको वहाँ पर खड़ा किया है। अब जिन प्रदेशों में सरकारें, वहाँ चुनाव के जो परिणाम है, आप उस पर भी आप आरोप लगाते हो कि वहाँ पे हमने मैनेज किया है, तो ये जनता ने तो सुनकर उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आज तो देश में भी हमारी सरकार है, तो अब तो सब जगह हम मैनेज कर सकते हैं ना। मैनेज नहीं करना हमको वस्तुतः, यदि हम देखें, बहुत विचार करें, छोटे से बहुत छोटा विचार करें। जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे पहले उन्होंने स्वच्छता की बात करी, यानी कि हम तन से स्वच्छ हो जाए। फिर थोड़े ज्यादा उन्होंने मन की स्वच्छता की बात करी, उन्होंने योग को बढ़ावा दिया कि हमारा योग के माध्यम से मन स्वच्छ हो जाए। अब उसके बाद धन की स्वच्छता की बात कर रहे हैं। देखिए जैसे स्वच्छता अभियान को सफलता मिली, योग को सफलता मिली, ऐसे ही धन की स्वच्छता की जब बात करी, इसमें भी सफलता मिलेगी। उसका परिणाम है कि देश की जनता इस पक्ष में है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। सत्या जी कुछ कहना चाहिए थी। देश की जनता जब स्वीकार कर रही है सच्चाई को, तो फिर विपक्ष क्यों नहीं सच्चाई स्वीकार कर रहा है? ऐसा है, पहले तो मैं हमारे बीच में हमारे माननीय सांसद जी हैं संजय जी, तो इन्होंने कहा कि स्वच्छता की बात की, शिवराज सिंह की, चौहान की स्वच्छता की बात करी। आप ये क्यों भूल जाते हैं? आप जहाँ भ्रष्टाचार की नरेंद्र मोदी बड़ी तालियां बजा बजा के और जोर जोर से बात करते हैं भ्रष्टाचार की, व्यापम घोटाले को क्यों भूल जाते हैं? व्यापम घोटाला ये इतिहास का ऐसा घोटाला है जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, लेकिन इसमें भी जिसमें अगर ऐसा होता फिर जनता बुद्धिमान है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है। देखिए, इस पर से अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो मैं भ्रष्टाचार के मामले में व्यापम जैसा भ्रष्टाचार कहीं नहीं देखा। तो उस भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए भी तो नोटबंदी का फैसला लिया गया, तब तो उस फैसले का समर्थन होना चाहिए। मैं राजेश जी से एक शॉर्ट कमेंट पहले ले लूं। राजेश जी, जिस तरीके से विरोध हो रहा है, आपको नहीं लगता कि आप लोग खुद विरोध करके बीजेपी को, उसके पाले को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं? जनता और ज्यादा उन पर भरोसा कर रही है, क्योंकि काले धन और भ्रष्टाचार से जनतंत्र पूरी तरह से प्रभावित हो रहा था, परेशान हो रहा था। देखिए, हम काले धन से शुरू से कह रहे हैं कि हम काले धन के खिलाफ हैं और हम सरकार को सहयोग करने को बार बार कहा तैयार हैं। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो काले धन के विरोध में हो। लेकिन आप देखिए, 91 लाख जो रुपए हैं जो महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री की गाड़ी से पकड़े जाते हैं, सुभाष देशमुख जी की से, अब आप देखिए वहां का आप कार्रवाई नहीं करते। आपके एमएलए के भाई की गाड़ी से 3 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं, आप वहाँ कार्रवाई नहीं करते। तो प्रधानमंत्री ने आज खुल के कह दिया कि एमपी और एमएलए दोनों 8 तारीख से लेकर 31 तारीख का पूरा ब्यौरा दें। पिछले उसमें उन्होंने क्या कार्रवाई करी? आप मंत्री पद से उनको हटाते हैं। जो भी भ्रष्ट लोग हैं उनको आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम सफाई करने जा रहे हैं काले धन की, एक तरफ भ्रष्ट लोग हैं उनका सहयोग कर रहे हैं आप, तो वहाँ इनकी जो है कन्नी और कथनी में अंतर आ जाता है। आलोक जी काउंटर कीजिए। देखिए, यदि मन में यदि हमारे कालापन होता तो सहकारिता मंत्री पकड़ा ही नहीं जाता। सरकार तो हमारी है ना महाराष्ट्र में। अब इस बात की तारीफ आपसे मैं राजेश भैया, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ आदरणीय, कि पहले इस बात को आप कम से कम इस बात को तो स्वीकार करो कि हाँ वो पकड़े गए और मंत्री पकड़ा गया। एमएलए के भाई की बात आप कर रहे हो ना, वो कार्रवाई नहीं हुई क्या? ये तो सामने जनता को, होम मिनिस्टर होते हो सकता है दब जाता है, मिनिस्ट्री दूसरे पे है, ठीक है ना, ये बहुत चीजें होती हैं। देखिए, आप देखिए ना, और अच्छा लगता सांसद महोदय जी, और अच्छा लगता आप उनको उन पद से हटाते, आप उन पर कार्रवाई करते। एक देखिए, बिजनेसमैन जहाँ बहुत बड़े उद्योगपति पकड़े गए, आप उनको तो जेल भेज देते हैं, और एक मंत्री पकड़ा जाता है क्योंकि वो मंत्री है और वहाँ आपकी सरकार है, तो मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह से गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, उनको पद से हटाना चाहिए, तब तो कार्रवाई की बात समझ में आती है। वहाँ कार्रवाई क्या है? कुछ भी नहीं, दीपक होती है। इसलिए आदरणीय आपसे कह रहा हूँ कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून काम ही करेगा, लेकिन सजा मिलेगी।
100% मिलेगी। सत्या जी, अगर इस पूरे मैटर को देखा जाए तो आप हो या फिर सरकार हो या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही जनता की भलाई की बात कर रहे हैं। जनता का समर्थन अगर आप देखिए तो आप लोगों ने भारत बंद की बात कही, आप लोगों ने जन आक्रोश दिवस की बात कही, जनता कहीं पर तो नजर नहीं आई। पहली बार ऐसा लग रहा था कि भारत बंद नहीं बल्कि बंद को बंद कर दिया है लोगों ने। तमाम तरीके से लोग रोड पर निकले, दुकानें खुली रही, 2-3 घंटा ज्यादा लोगों ने काम किया। तो जिनके लिए आप लोग ये तमाम चीजें कर रहे हैं वो तो पूरी तरीके से सरकार का समर्थन कर रही है, तो फिर क्यों नहीं फिर विपक्ष इस मसले में सरकार का साथ दे रहा है? देखिए 8 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी ने एकदम जो टीवी पर आए, लोगों ने तो सोचा कि शायद कोई खास बात करेंगे, देश के नाम संदेश देंगे, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध ऐसे कटु हो रहे हैं, इतना तनातनी हो रहा है। पाकिस्तान को भी सबक मिल रहा है? नहीं, कोई सबक नहीं मिल रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई सबक नहीं मिल रहा है। कितने हमारे सैनिक मारे जाते हैं, कितने सैनिक मारे जाते हैं, कितना अंतर आ गया। दूसरा कि जो उन्होंने किया तो पूरा बंद तो तभी से है, आज से नहीं है, 9 तारीख से बंद है। सारा देश के गरीब लोग, क्या गरीब लोग इनके पास काला धन है? क्या मजदूरों के पास काला धन है? क्या किसानों के पास काला धन है जो एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं? क्या 80-70 से ज्यादा लोग मर गए हैं, इन्होंने सुसाइड कर लिया कि धक्के खाते हैं, क्या उनके पास काला धन? दिक्कत सहने को तैयार है, लेकिन हमें अगर स्वच्छ भारत मिलने वाला है तो हम इस दिक्कत के लिए तैयार हैं, ये वही लोग हैं। देखिए स्वच्छ भारत के लिए कोई मना नहीं करता, हम सभी कहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार और काला धन का खात्मा होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये विफल रहे हैं कोई कार्रवाई करने में और कोई भी तैयारी नहीं की, आज पूरा देश लाइन में लग रहा है, कितना देश परेशान हो रहा है। आलोक जी, मैं बहुत छोटी सी उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि भोपाल से मैं आता हूँ। भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी 84 में, और अभी जब मैं शनिवार को बैंकों में गया तो हमारे ही शहर के एक बुजुर्ग खड़े हुए थे, बहुत नाराज हो रहे थे कि मैं लाइन में खड़ा हूँ, 3 घंटे से लाइन में खड़ा हूँ। तो मैंने कहा जब आप जवान थे और मैं बच्चा था तब मैंने आपको देखा, और गैस त्रासदी जब हुई थी तब पैसा नहीं मिल रहा था, पैसे की प्रत्याशा में सिर्फ फॉर्म मिल रहे थे, रेफरेंस फॉर्म हमको मिल रहे थे, उसके लिए आप 3 दिन खड़े रहे थे। मैंने उनको याद दिलाया तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, कि हम 3 दिन खड़े रहे। गैस के सिलेंडर के लिए लोग लाइन में खड़े रहते थे, सुबह से माताएं बहनें खड़ी रहती थी, तब शासन किसका हुआ करता था। लेकिन आज यदि मैं ये कहूँ कि यदि हम एक थोड़ा सा देश के लिए कष्ट उठाने के बाद, तो आम जन इस कष्ट को उठाने के लिए तैयार खड़ा है, और इसलिए खड़ा है क्योंकि उसको मालूम है कि आने वाला कल बहुत सुंदर होने वाला है। आलोक जी, एक चीज है जो विपक्ष बार बार कह रहा है कि जनता की तकलीफ, हालांकि जनता का समर्थन है, ये हम भी देख रहे हैं, लेकिन ये जो अग्नि परीक्षा है ये खत्म कब होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। विपक्ष को मौका मिल रहा है। जब कोई सृजन होता है तब कुछ न कुछ परेशानियां तो जरूर होती हैं, कष्ट कुछ न कुछ होते हैं, लेकिन कुछ सामयिक रहते हैं वो। उसके बाद जब शिशु जन्म ले लेता है तो जन्म के पहले माँ कष्ट कर लेती है, होता है उसको, ठीक है, लेकिन जन्म होने का जिसको जो आनंद की अनुभूति होती है उसकी कल्पना। राजेश जी, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, जब उन्होंने ये फैसला लिया था उन्होंने कहा था तकलीफ आएगी, बड़ा कदम है, तकलीफ होगी, लेकिन 50 दिन का वक्त मांगा, 20 दिन हो चुका है, 30 दिन और मांग रहे हैं, दे दीजिए, 70 साल आपके पास थे। देखिए लावली जी, आप ये देखिए, प्रधानमंत्री ने 8 तारीख को ये भी कहा कि एक एक्सपर्ट की टीम इस पे 6 महीने से रिसर्च कर रही है। जब उन पर इतनी बड़ी टीम थी और वो सारा इनके बंदोबस्त सही थे तो ये व्यवस्था में कमी क्यों आई? हमने भारत बंद नहीं करा, हम जन आक्रोश इसलिए मना रहे थे कि गरीब लोग, मजदूर लोग, कोई किसान लोग नहीं था, कोई आक्रोशित नहीं था। देखिए आप देखिए गाँव की तरफ, लावली जी गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ, गाँव में आप जाएंगे किसान बीज अभी भी खेत में, गेहूं का बीज और खाद अभी भी किसान को उपलब्ध नहीं है। और देखिए वहाँ नोट अभी भी आपको ग्रामीण बैंक कई बता सकता हूँ जहाँ अभी भी नया नोट नहीं पहुँचा है, वहाँ पर चीजें मिल रही हैं। देखिए जो सरकार ने कहा है कि आप पुराने नोटों से बदल लेंगे, आप देखिए वहाँ जाके। नहीं वो मैं कह रहा हूँ, देखिए रबी की बुआई तो 10% पिछले वर्ष से ज्यादा हो गई है, ये तो अब सामने आंकड़े बता रहे हैं, लोग बता रहे, किसान बता रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, हम सिर्फ टेलीविजन पर बैठकर भ्रमित ना करें। आप यदि वस्तुतः यदि जमीन पर जाकर उतरोगे तो आपको आम जन से पूछोगे, निश्चित रूप से आज किसान भी ये बात का कह रहा है कि हम बहुत खुश हैं। आज 10% नहीं हुई है, आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं, 10% नहीं हुई है। मैं खुद बिलोंग करता हूँ गाँव से, हमारे गाँव के अंदर गरीब लोग हैं, उन्होंने किसी बड़े किसान से कर्जा लिया और खेत में क्या है पानी जो भराई करवाई, भराई करने के बाद खेत जोता, खेत जोतने के बाद
ठीक है। लावनी जी, खेत ऐसे ही सूख गया, ठीक है, उसमें अनाज और खाद नहीं मिला गरीब आदमी के लिए। ये हम देखिए शहर के अंदर, देखिए लावनी जी शहर के अंदर उद्योगपति रहते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले रहते हैं, उन्हें ना आज दिक्कत थी ना कल दिक्कत है। किसी अधिकारी को आपने लाइन में देखा, किसी जज को, किसी बड़े अफसर को, किसी मिनिस्टर को लाइन में देखा, किसी उद्योगपति को लाइन में देखा? मजदूर लोग ही आपको लाइन में मिलेंगे। मजदूर के हितों की बात करना कोई गलत नहीं है, उनकी बात को उठाना विपक्ष के नाते कांग्रेस वही बात को उठा रही है। उसी कमजोर वर्ग की तरफ से ही सबसे ज्यादा समर्थन मिल रहा है। आप लोग ये भी देखिए, कहाँ समर्थन मिल रहा है? कहाँ समर्थन मिल रहा है? आप बताइए, कहाँ समर्थन मिल रहा है? मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि पहले जब मोबाइल आया था तो कुछ लोगों के हाथ में मोबाइल हुआ करता था। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता था। उसके बाद आज ये मोबाइल की स्थिति ये है कि एक सब्जी वाला भी मोबाइल लेकर चलता है और अपना बिजनेस मोबाइल से कर रहा है। आने वाले कल में कुछ ही समय में आप देखोगे तो ई पर्स लेकर एक हमारा मजदूर भी घूमेगा। आप लोग जो के समय पर जो पैसा उसको मजदूर को जितना मिलना होता था उस पर साइन तो कराते थे, पूरे पैसे पे देते थे कुछ पैसा। आज कम से कम मजदूर का पूरा पैसा तो उसके अकाउंट में जाएगा। जो सवाल उठा रहा है विपक्ष, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो क्रांति आई थी वो राजीव जी के समय में आई थी। आप लोग तो ये कहते नहीं, आप लोग तो ये कहते टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं ना, मोबाइल तक पहुंचा रहे हैं। आप लोगों ने तो मुट्ठी भर लोगों तक सीमित रखा था, लेकिन आज वो जो टेक्नोलॉजी है वो आम जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों काम कर रहे हैं? अपना ताली बजा बजा के और हाथ उठा जिस तरह की बात करते हैं। मैं पहले आप इस बात भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं, सुनिए मेरी बात। भारतीय जनता पार्टी में भी बड़े बड़े नेता हैं जिनका देश के लिए बहुत योगदान रहा है। एक तरफ कहते हैं मैंने देश के लिए घर छोड़ा, मैंने परिवार क्या अपना क्या, और लोगों ने जो अपने परिवारों के साथ रहते हैं, पत्नियों बच्चों के साथ, क्या उनका कोई योगदान नहीं? भारतीय कांग्रेस की छोड़ दीजिए, प्रश्न कहाँ है ये तो? नहीं वो कहते हैं कि मैंने देश के लिए कभी बताते हैं, कभी हंस के बताते हैं देश अब पत्नी को लिए किसने छोड़ा और उन्होंने अपने पत्नी को किसके लिए छोड़ा? सही कह रही है। अगर वो फौज के अंदर जाते तो लगता कि देश इसके लिए, या कोई अब्दुल कलाम जी को मैं सैल्यूट करता हूँ, और उन्होंने क्या है अपनी सगाई देश इसमें छोड़ दी थी, क्योंकि एक मिशन पे थे वो। पॉइंट पे रहे हम लोग, पॉइंट पे रहे। जनता से किसी के पर्सनल लाइफ से लेना देना नहीं है। जनता महिला के उत्पीड़न का सवाल है। महिला हूँ मैं, ये बात को छोड़ नहीं सकती। महिला के उत्पीड़न का सवाल है। महिला को बहुत अच्छा रखा कि मोबाइल लोगों को चलाना आ गया, बहुत अच्छी बात कही। हालांकि आपने और नेताजी मुलायम सिंह ने सबने विरोध करा था कि बेरोजगारी इससे मतलब ज्यादा आएगी, लोगों का रोजगार छिन जाएगा। चलो आज पूरा देश ये मानता है कि राजीव गांधी ने मोबाइल और कंप्यूटराइज में इतनी बड़ी क्रांति देश के लिए दी, उनका बहुत बड़ा योगदान था, आप सब मानते हैं, बाद में मानते हैं। लेकिन मैं उसी पर मैं कहना चाह रहा हूँ, आप देखिए उसमें जो आपके जो 6 महीने से वर्क कर रहे थे आप, तो वो आपका वर्क तो फेल हो गया। मैं ये कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस ये कहना चाह रही है। आपकी दृष्टि में फेल हो गया। देखिए आम जन की तकलीफ है। आप देखिए सांसद महोदय जी लाइन के अंदर, आप देखिए लगभग सैकड़ों के आसपास संख्या पहुंचने वाली है, वहाँ पहुंच गई है। लोग लाइन में परेशानी से लोग मर रहे हैं। आप उनका आप उनके किसी के कोई आपका मंत्री, आप कोई किसी घर गए उसके परिवार से गया हूँ और मैं आलोक जी को भी जरा सा उनकी बात रखने दी। आलोक जी, दरअसल बात क्या है यहाँ पर, जो विपक्ष बार बार सवाल खड़ा कर रहा है कि आप बैंकों की लाइन अगर दूर दराज के इलाकों में जाके देखिए तो वहाँ समस्याएं खत्म नहीं हुई है। तो दूर दराज के इलाकों में इन समस्याओं का समाधान करना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या उस चुनौती के लिए आपको लग रहा है कि अभी आप लोग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं? बिल्कुल। अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जो बात कही थी, यदि आपने ध्यान से सुना हो तो उसमें उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी। असम में वहाँ के लोगों ने 4 महिलाओं ने मिलकर, उनको सामान खरीदना था तो चारों महिलाओं ने 1000 का नोट लेकर गए थे वो, और उन्होंने उससे अपना सामान खरीद के उन्होंने एक सहकारिता का उन्होंने उदाहरण दिया था। दूसरा, वहाँ के लोगों ने बताया कि असम में वहाँ तक किसी का ध्यान नहीं गया था, वहाँ एटीएम नहीं था। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बताया कि हम यहाँ चाहते हैं कि एटीएम खुल जाए। समस्याएं हमारे सामने आएगी तभी तो निदान होगा। आज तक तो लोग वहाँ तक जाने का प्रयास ही नहीं करते थे,
लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी यदि देश के लिए वो नीचे तक जाने का प्रयास कर रहे हैं तो तभी तो समस्याएं सामने आ रही हैं। ठीक है, समस्याएं सामने आई तभी उनका निदान है, लेकिन समस्याओं का समाधान और निदान भी है, और समाधान और निदान मिल बांट कर ही हो सकता है, विरोध से नहीं हो सकता। मेरे साथ एक और खास मेहमान इस पैनल का हिस्सा बन चुके हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रमेश कुमार जी। उनका भी हम कमेंट जरूर लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए मुझसे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जरूर लौटते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नोटबंदी के बाद असर देखने को मिल रहा है। इस फैसले के बाद से सरकार को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, लेकिन जनता की परेशानियों को ढाल बनाकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। अब ये बड़ी चुनौती पर किस तरीके से पार पाती है सरकार, ये भी देखना बहुत दिलचस्प है। मेरे साथ चारों मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। ब्रेक से पहले हमारे साथ खास मेहमान जुड़े थे, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रमेश कुमार जी, और मैं उन्हीं के साथ शुरू करना चाहूंगी ब्रेक के बाद इस चर्चा को। डॉक्टर रमेश कुमार जी, जिस तरीके से हम समर्थन देख रहे हैं जनता का, हमने महाराष्ट्र और गुजरात के निकाय चुनाव में देखा एक बम्पर जीत है, वहीं दूसरी ओर बंद को भी कोई समर्थन नहीं, लेकिन विपक्ष अपनी एक राग पर कायम है, जनता की तकलीफ। तो ये जो एक तस्वीर सामने आई है, किस तरीके से इसे लिया जाए? लावणी, मैं कहूँगा कि मैं आपकी बात को किस तरह से लूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप बताएं मुझे, ये टेली सर्वे, ये उपचुनाव के नतीजे, नगरपालिका चुनाव से, ये जिस प्रदेश में जिसकी सरकार होती है ऐसे परिणाम उन्हीं के फेवर में जाते हैं। ये बड़ा राजनीतिक सच्चाई है, इसको उस तरह से आप लें, ना कि कोई इसको जीत हार के आप लोकप्रियता का मापदंड इसको ना ले लें, और उसको तो मांगे। आप देखिए नोटबंदी की बात, नोटबंदी से हार जीत को न जोड़ें और न टेली सर्वे के समर्थन क्यों। सवाल यह है कि नोटबंदी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नकारें या स्वीकारें, लेकिन सच्चाई है कि देश के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी, खास आम आदमी की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और इस समस्या के आम आदमी तो कह रहे हैं ना कि हम समस्या को तैयार है। लामी, आप हवा रही हैं, कहने रही हैं, मीडिया वाले जो है भूमिका सही नहीं दिखता। लामी, आप कुछ नहीं देख रहे, आप कुछ नहीं देख रहे। आपको कई चैनल का दिखा दूं जी, आपको जो बोलने के लिए कहा गया वो भाषा नहीं, सरकार की भाषा बोल रही है। नहीं लामी जी, देखिए आप अपनी बात हमारे मुंह में न डालें। एक नालोगी मैं कभी कर लूँ। आप पहले तो कि अपनी बात हम लोगों के मुंह में न डालें तो ठीक होगा। हम अपनी विचार रखने आए हैं, तो ये तो लोग छोड़िए, लेकिन आम आदमी परेशान है और बेहाल है। आप जनता की सुधि भी लें, ना कि सरकार की, जनता की सुधि भी लें थोड़ी सी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें आप सबको जनता में जाना है। सही पर अब सवाल ये है कि ये नोटबंदी सही फैसला था, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये बहुत बढ़िया उपाय था। लेकिन इसके पहले इतनी जल्दीबाजी ना करके गैस सप्लाई की तैयारी, आर्थिक सलाहकारों के साथ विचार विमर्श, नॉर्थ कोरिया का एक्सपीरियंस, सोवियत यूनियन का एक्सपीरियंस, सिंगापुर एक्सपीरियंस, ये सब पे चर्चा होनी चाहिए थी। और देश हमारा नॉर्थ कोरिया और ये सिंगापुर नहीं है, हमारा देश में बहुत बैकवर्ड इलाके हैं, दिल्ली नहीं है, भारत दिल्ली नहीं है, यहाँ रिमोट इलाके हैं, वहाँ पर ATM है, न बैंक है, न बैंक पे जाने के लोगों की ट्रेनिंग है, न आदत है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो देश जूझ रहा है। ठीक है, रमेश जी का खुद सम्मान करते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा, बात काट नहीं रहा हूँ, मेरी बात को अन्यथा ना लीजिएगा। वस्तुतः कालाधन है क्या पहले, और प्रॉब्लम में कौन लोग आए? गरीब तो ठीक है, आज उसको यदि लाइन में खड़ा है उसको थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन उससे बड़ी समस्या तो जो देश के लिए थी वो आज हमारे सामने आ गई ना। जिनके पास अथाह संपत्ति, घर पे उन्होंने नोटों की गड्ढे कमरे भर रखे थे, आज उनकी स्थिति क्या है? आज देश में हम यदि कहें पाकिस्तान की स्थिति क्या है? जो नकली नोट बनाते थे उनकी स्थिति, मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि 1000 का नोट यदि कोई नकली बना रहा है तो कुछ ना कुछ तो खर्चा उसमें आ ही रहा होगा नकली बनाने में। अप्रोक्सीमेटली मान लें 100 रुपये खर्चा आ रहा है, 500 का नोट बनाने में 100 रुपये का खर्चा आ रहा है, उसने अथाह छाप के रखे हुए हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने वाला है। यदि नोटबंदी हो गई है तो उसको तो 100 रुपये का लॉस हो गया, एक नोट बनाने में 100 रुपये का उसको लॉस हुआ, तो कुल मिलाकर देशद्रोहियों को तो लॉस हुआ ही हुआ।
यदि इतना बड़ा लॉस उन लोगों को हो रहा है देशद्रोहियों को, तो हमारे ये देश की जनता को थोड़ा सा नुकसान, यदि परेशानी आ रही है तो मेरे को लगता है कि वो बियर करने में उसको कोई आपत्ति नहीं है। जी, ये जो एक सत्य कहा जा रहा है, ये भी मैं बोलना चाहूंगा, एक सेकंड बस। आलोक जी, मैं कह रहा हूँ कि ये जो काला धनबाज तो ठीक है, इन जो बेचारा धनहीन ने और व्यापारी क्या गलती किया था, जो निर्दोष है उसको सजा क्यों मिल रही है? लेकिन उन्हीं वही निर्दोष तो आतंकवादी घटना के अंजाम को भुगतते हैं। कश्मीर में कितने निर्दोषों की जान जाती है, नक्सलियों के चलते कितने निर्दोषों की जान जाती है। आज आप देखिए कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रही है, कश्मीर में क्या घटना रुकी। आज ही देखिए आज ही आपके चैनल पर भी दिखा रहे थे, 7 हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं। आप देखिए ना, वो उग्रवादी जो गतिविधियां रुकी कहाँ हैं? आप देखिए आज की घटना देख लीजिए, आप कह रहे हैं कश्मीर का उदाहरण दे रहे हैं। काला धन और भ्रष्टाचार, यदि बोल के मोदी देखिए उन पर नई करेंसी पकड़ी गई है कुछ दिन पहले आतंकवादियों पर, नहीं हुआ, ये फेलियर है टोटली। अगर जिनके पास टोटल फेल नहीं है, टोटल फेल नहीं है। देखिए काला धन था, उनको पकड़ क्यों नहीं रहे? क्यों सारे देश की जनता को इन्होंने तबाह कर रखा? पकड़ नहीं रहे, जनता ने पकड़ लिया है उनको। कोई नहीं, जनता ने पकड़ लिया है। देखिए जनता की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, जिस जनता को ढाल बनाया जा रहा है, वो जनता क्या कह रही है? वो जनता क्या कह रही है? जन आपको बनाया गया, क्या कुछ कहा जनता ने? राजेश जी, जनता क्या कुछ कह रही है, जरा सुन लेते हैं। विपक्ष ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। हम लक्ष्मी नगर में हैं ये जानने के लिए कि उस बंद का असर कितना हो रहा है। आप ये मुझे बताइए, आज विपक्षियों ने भारत बंद का ऐलान किया है, क्या कहेंगे इस पर? इसमें क्या भाई साहब, हम क्या भूखे थोड़ी मरेंगे? बताओ भाई, बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? बंद करके खाएंगे क्या? अच्छा, नोटबंदी पे जो है, नोटबंदी पे ये के विरोध में बंद किया जा रहा है, क्या लगता है तुम्हें कि ये बंद करना सही है? बंद करना तो गलत बात है, हम क्या खाएंगे गरीब आदमी? तो सवाल यही है कि गरीब आदमी क्या खाएगा, और इसलिए आप देख सकते हैं लक्ष्मी नगर में हम यहाँ पे दुकानें जो हैं सामान्य दिनों की तरह जो हैं वो खुली हुई हैं, और लोग भी आ जा रहे हैं, लोग भी जो है वो अपना काम कर रहे हैं। बंद का असर क्या लगता है, जो ये बंद बुलाया है विपक्ष ने, सही है? सही तो नहीं है, जो मोदी जो फैसला दिए हैं उस पर सही विपक्ष और जो भी पार्टी हैं उनको समर्थन करना चाहिए, और मिलजुल कर एकजुट होकर के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्रेरित होना चाहिए सभी व्यक्ति को। आपको क्या लगता है आज जो बंद बुलाया है विपक्ष ने वो सही है? नहीं, सही नहीं है। इसके लिए तो कोई चारा ही नहीं है। जो कर रहे हैं सही हो रहा है, लेकिन ये लोग जान करके इसमें टांग अड़ा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह हम अपने देश को भ्रष्टाचार में ही रखें, हम अपना भ्रष्टाचार से मिटाएं नहीं। इसमें ये लोग लगे हुए हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएं, लेकिन ये लोग मिटाने के चक्कर में नहीं लगे हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह हमारे हम भ्रष्टाचार रहे। ये सरकार हम लोग को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो कर रही है। तो दरअसल कल खास तौर से जब जन आक्रोश दिवस की बात कही गई थी, विपक्षी दल से जब बंद का आह्वान किया गया था, जनता से हमारे रिपोर्टर आलोक झा ने ये बातें की थी। सत्या जी, अब तो लोग कह रहे हैं ये मेरी भाषा नहीं है, आप दोनों ने मुझसे कहा कि मैं अपनी भाषा बोलूंगी, तो जनता ये क्या बात कह रही है? सत्या जी का रिएक्शन चाहूंगी मैं। देखिए, ऐसा है, बंद का विरोध या बंद का समर्थन कांग्रेस ने नहीं किया था। हम जो इनकी तैयारी नहीं थी, बिना तैयारी के पूरे देश को संकट में डाल दिया है, खासतौर से रोज काम करने वालों को, गरीबों को, संकट को किसानों को। कह रही कि संकट है, आपने कुछ सुना? वो कह रही है, अरे ये कह रहे हैं कि हम आगे जैसे इन्होंने काले धन को लाके 20 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में डालने का इन्होंने वायदा किया था। उस वक्त लोगों ने कहा कि भाई हाँ जी, हमारे यहाँ काला धन का जो आएगा उसमें 20 लाख है। कहाँ 2 पैसे नहीं आए लोगों को, और लोग सड़क पे आ गए। दूसरी बात, अरे तो उसका जवाब देना चाहिए ना मोदी जी को। अब अमित शाह कहते नहीं वो तो जुमला था। अरे भाई, जुमलों से तुम देश को बेवकूफ बनाना चाहते हो? हैं? ये जुमलेबाजी से देश नहीं चलता, ना ताली बजा के चलता है ना। लेकिन देश बाजू फैला के जैसे सारे देश सबसे बड़े पहलवान यही है। सत्या जी, रमेश जी, और सबसे ईमानदार यही है। सारे भाजपा वाले भी अपने आपको कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा देश छोड़ा, हमने त्याग किया, तपस्या की। आपके जो दिखाएगा बाइट है उससे कुछ बाद में कहूँगा, ऑफ द कैमरा बाइट को छोड़ दीजिए। देखिए, ऐसा है, इसमें ये तो सभी मानते हैं कि होमवर्क की कमी थी, और तैयारी की कमी थी। समय से सांसद महोदय भी इस बात एग्री करेंगे। अब एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि देखिए, ये जो भ्रष्टाचार की बात है, जो गंगोत्री साफ करें मोदी। अगर मोदी जी चाहते हैं कि देश भर छप्पन सीना है, तो संसद में पॉलिटिकल पार्टी को आगे के अंदर लाएं।
वहां से शुरू करें। बिल्कुल। जब पॉलिटिकल पार्टी देखिए, जो सबसे ज्यादा खास है ब्लैक मार्केट पॉलिटिकल, पता है ये हो या ये हो, कोई भी हो, इनके पास पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा है, उनके पैसे निकाले। उसके बाद नंबर 2 पर से कैपिटल जो भारत के जो 10-20 कैपिटल सुपर टॉप 10 है उन पे करें। जनता को बेचारा उसके निर्दोष से क्यों मार रहे हैं? तो वहाँ से शुरू करें, टॉप से शुरू करें। आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब संसद दल की हमारी बैठक थी, सारे देश भर के भाजपा के सांसदों से कहा कि 8 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का आपके अपने खातों की पूरी जानकारी आप जमा कराएंगे। ये भी इस बात देखिए, ये मानने वाली बात, देखिए ये पूरा आप लोगों को अच्छा करने काम ही नहीं। लोग ये कहते हो कि हमारे पाँव चरण है और आपके पाँव, ऐसा नहीं चलेगा। या तो आपके पाँव भी पाँव है, हमारे पाँव भी। ये 8 के बाद का ट्रांजेक्शन छोड़ दीजिए। इसके पहले की बात भी कह रहा हूँ, ये सीधा RTI में ले आए। अब जो हो गया अच्छी बात है, अभी वो भी होगा, आगे की नहीं होगा। बस चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए की जमीनें खरीदी, हर राज्य में करोड़ों रुपए की जमीनें खरीदी। राहुल गांधी जी, सत्या जी ये कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तानाशाह हैं, हिटलर शाह हैं। उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को, अपने मंत्रियों को भी नहीं बताया। बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को सारा, बाकी बाद में उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के लोगों को उन्होंने पहले से बता दिया। तो कंट्रडिक्शन है, सामने दिख रहा है कि बिना सोचे समझे कुछ भी आरोप लगा देना। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन काम करना बड़ा कठिन। मोदी जी इसलिए आज भी वो काम कर रहे हैं। आज सेशन लग रहा है तो सेशन में बोलना चाहिए ना। आज देश की जनता आप लोगों से प्रश्न कर रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, आप लोग वो संसद में आए, सरकार और उसका जवाब दें। सामना नहीं है तो जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है टैक्स के माध्यम से। छुपाते रहे बैठे उनको आना, यदि वहाँ पर जवाब देना चाहिए। आपको जेटली जी जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जो राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से सीधे एक जवाब देने की कोशिश की है, विपक्ष को फरमान सुनाया है अपने ही MPs और MLAs को कि वो अपने खातों का डिटेल दे। ये एक बड़ा जवाब है। क्या कुछ इसके बाद रिएक्शंस आए, उस पर भी एक नजर। चुनाव आयोग के कमीशन के वेबसाइट से नहीं निकाल सकते हैं कि कौन कौन विधायक का, कौन कौन MP का अकाउंट है। तो देश को गुमराह उल्लू बनाने वाली बात है। जब भी कोई नॉमिनेशन फाइल करता है तो उसका तो सारा जायदाद से लेकर के सारा प्रॉपर्टी बैंक डिटेल देता ही है। तो किस बात का अकाउंट डिटेल देना कर दे? मतलब उनको डर लग रहा है कि जो काला धन उनके जो लोग जो लेके बैठे हैं वो वाला अकाउंट का डिटेल देना पैदा कर दे क्या? पूरे देश से मांगने, देश से खाली बीजेपी के सांसद दूध के धुले, बाकी संसद के काला धन को रखने वाले हैं। PM को ऑर्डर निकाल दें कि देश के सारे मुख्यमंत्री, देश के सारे मिनिस्टर, सारे MP और सारे MLA देंगे कि 8 तारीख के बाद, 8 नवंबर के बाद किसने अपने खाते में कितना जमा किया, तो ज्यादा पारदर्शी होगा। ये जो दिखाया जा रहा है कि बीजेपी काला धन के खिलाफ है, मैं तो सहमत नहीं हूँ। कि प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी के सभी MPs, मिनिस्टर्स भी और MLA भी, सभी लोगों को ये उन्होंने एक निर्देश दिया है कि देश में पारदर्शिता के हम सबसे बड़े पक्षधर हैं और पारदर्शिता दिखाने के लिए जरूरी है कि 8 नवंबर की 100, 500 और 1000 के नोटों का लीगल टेंडर खत्म होने के बाद 31 दिसंबर तक आपके अकाउंट का स्टेटमेंट क्या है ये आप पार्टी में जमा कराएं। आलोक संजय जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी। हमने सुना कि ये जो विपक्ष कह रहा है कि फिर सिर्फ MPs और MLAs क्यों नहीं सब, हर कोई, अगर इतनी साफ गोई दिखानी है तो इस सवाल का क्या जवाब है? आलोक जी को सुनने दीजिए। यदि एक किसान बीज बोता है तो उसी दिन वो उसके फल की अपेक्षा नहीं करता है। हमने बीज बोया, हमने अपने खेत में बोया और निश्चित रूप से अड़ोस पड़ोस की जो मेड़े लगी उसके पास के खेतों में ये वेव्स जाएंगी। एक इंग्लिश में कहावत है, एनवायरमेंट मेक्स द मैन। वातावरण मनुष्य का निर्माण करता है। एक वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है और यदि इस वातावरण को जो लोग समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला कल उनको सुंदर दिखाई देगा। मैं कह सकता हूँ कि सारी दुनिया जो है मंगल पर जीवन ढूंढ रही है,
लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जीवन में लोगों के मंगल ढूंढ रहे हैं। अब विचार तो करो, आने वाला कल कितना सुंदर हो सकता है। राजेश जी, वातावरण तो बनने दीजिए, वातावरण बनने में क्या दिक्कत ना, वातावरण देखिए लावली जी खूब बनाए, हम वो नहीं कह रहे हैं। आप देखिए कन्नी कथनी में अंतर आपको गिनाता हूँ। आप देखिए लोकपाल, जिसके लिए कहते हैं लोकपाल लागू होते ही सब जो भ्रष्ट लोग हैं वो जेल के अंदर जाएंगे। देखिए अन्ना हजारे जी, जिन्होंने पूरे देश में ऐसा तहलका मचाया था, वो 3 साल से गायब हो गए। लेकिन अन्ना हजारे मोदी जी का बहुत समर्थन करते हैं, उनकी बहुत तारीफ भी करते हैं। केजरीवाल ने क्या किया वो दुनिया जानती है। रामदेव जी मोदी की तारीफ भी करते हैं, अब कहाँ गए। और 2014 में कांग्रेस ने लोकपाल पास कर दिया, इन्होंने लागू करा, क्यों नहीं करा। मोदी जी को डर है कि जो भ्रष्ट हैं, कुछ हमारे मंत्री भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, वो उजागर न हो। दूसरी देखिए आप कैग को, इन्होंने कैग के जो आयुक्त हैं कितने दिन में इन्होंने नियुक्ति में, सूचना का अधिकार उनके आप देखिए 80,000 जो एप्लीकेशन पेंडिंग बनी पड़ी हैं, उनका ये जवाब नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कहाँ से भ्रष्टाचार निकल के आएंगे। सब चीज दबा के रखेंगे तो भ्रष्टाचार कहाँ से आएगा। आप देखिए एक तरफ तो आप देखते हैं कि हम साफ सुथरी छवि के हैं, दूसरी तरफ आप वो मतलब लागू नहीं करते। आलोक जी आरोप लग रहे हैं, लोकपाल क्यों नहीं लागू करा। आप बताओ 3 साल से आपने पार्लियामेंट नहीं चलने दी। आज आप कह रहे हैं कि सांसद में उस समय आपको ये नहीं। आलोक जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है राजेश जी, आलोक जी से जवाब ले लेते हैं इस बात का। आलोक जी, जहाँ तक सवाल है लोकपाल का, माननीय प्रधानमंत्री जी इसके पक्षधर हैं और शुरू से पक्षधर रहे हैं। आलोक जी और पक्षधर नहीं, आगे मत कहिए, माननीय सांसद जी अभी राजेश जी देखिएगा, अभी आप तो देखोगे, अगली बार जब आप बैठोगे तब आप भी यही कहोगे कि हाँ ये बात सही है। देखिए 3 साल फिर क्यों। अभी अब देखे 3 साल क्यों। देखिए लगातार प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। आप देखिए आप लोगों ने विदेश के दौरों पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया था, उसके आज परिणाम आप देख रहे हो। देखिए विदेश के दौरे की मैं एक आपको बात कहूँगा। और देखिए लगातार देश आदरणीय वाजपेयी साहब, जब हमारी सरकार थी केंद्र में, हमने आदरणीय वाजपेयी साहब को जिनेवा भेजा था और पूरे विश्व ने तारीफ करी। और उन्होंने खुद पार्लियामेंट में आके कहा था कि देखिए पाकिस्तान चकत रह गया कि हिंदुस्तान में विपक्ष का नेता भी यहाँ बोलने के लिए। तो ऐसा उदाहरण विरोध कर रहा है। संवाददाता सौरभ तिवारी ने बीजेपी नेता मुद्दे से कुछ खास बात की, उसका देख नजर। बीजेपी के सांसदों और विधायकों को अपने बैंक अकाउंट की जानकारी पार्टी अध्यक्ष और पीएमओ को देनी है। हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे जी। सर क्या कहेंगे मोदी जी के फैसले के बारे में आप। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आज सभी सांसदों और विधायकों को अपील की है वो पार्टी की स्थापित रीति नीति के अनुसार ही है। हम हमेशा विधायकों और सांसदों के द्वारा आय व्यय जो भी उनका विवरण होता है एनुअल अकाउंट्स का, वो हम पार्टी को हमेशा सुपुर्द करते आए ही है। तो हमारे यहाँ प्रथा पद्धति है ही। प्रधानमंत्री ने उसमें विशेष रूप में 8 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर का ब्यौरा मांगा है। वो वैसे भी हम मार्च में दे देते थे, मगर वो उन्होंने जल्दी मांगा है ताकि एक पारदर्शिता रहे और एक स्वस्थ परंपरा को हम स्थापित कर पाए। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और हमारी पार्टी की जो आर्थिक शुचिता और पारदर्शिता की परंपरा है उसको और मजबूती देने वाला ये। तो सीधे तौर पर पारदर्शिता की बात हो रही राजेश जी, क्योंकि वक्त कम हो रहा है, मैं आप सबके को देखिए मैं ये कह रहा था कि जो वाजपेयी जी को भेजा उदाहरण आपको दे दिया विपक्ष के नाते। अब देखिए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब विदेश में जाते हैं तो भ्रष्ट हैं लोग, इंडियन फलानी पार्टी भ्रष्ट है, अब कहते हैं ना वहाँ। देखिए कोई देखिए लाभली जी, मैं शॉर्ट में सुनिए सुधरने की सुनिए, ये देश में बिना बताए विदेश चले जाते हैं। बिना बताए आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे सभी को खराब करने का काम कर रहे हैं। आप विदेश में बोल रहे हैं तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं, आप सभी खराब करने का काम कर रहे हैं। सभी तो पार्टी के लोग ऐसा नहीं हुआ कुश्ती में लग जाते हैं, सच जो है चुप। देखिए ऐसा है, इतनी सी बात है कि नरेंद्र मोदी जो भी करें देश की जनता ध्यान में रख के करें
और ये जो छोटी छोटी बातें जो है तैयारी से करें और सपने दोनों मिलकर ना बेचें, सपने कल अच्छा होगा। जनता को सर्वोपरि रखना है, जनता की तकलीफों को सर्वोपरि रखते हुए अगर कोई कदम उठाया जाए, कदम तरीके से सामने सफल तरीके से सामने लाया जाए, यही एक मुख्य उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का। मुझे बार बार डिबेट खत्म करने के लिए कहा जा रहा है। उम्मीद है कि जनता के सपनों को जो पंख दिखाए गए हैं वो जनता भी उस पंख के साथ उड़ेगी जरूर।